चलिए भाई, तो बोरोइंग का सेशन चल रहा था हमारा। और ये सतीश वाली स्टोरी पढ़ ली थी हमने, जहां पे इसको मोबाइल फोन खरीदना है बट इसके पास पैसे नहीं थे, तो इसने उधार में मोबाइल फोन खरीद लिया। बट एक चीज इसको समझ में आई कि आने वाले टाइम में मोबाइल फोन की कॉस्ट गिर जाएगी, बट जो इसने पैसा दिया है वो कंपेरेटिवली ज्यादा ही दिया है। तो हम बोरो इस चीज के लिए करें जिसकी वैल्यू हमेशा एप्रिशिएट हो। बट हमारे देश में 99% लोग हर चीज को ईएमआई पे खरीदते हैं। इज दैट क्लियर? तो हाउस खरीद लीजिए ईएमआई पे, समझ में आता है। शादी कर लीजिए ईएमआई पे, वो भी समझ में आता है। इसके अलावा अगर आप लोन ले रहे हैं और इंटरेस्ट दे रहे हैं तो आप नुकसान का सौदा ही कर रहे हैं। ओके। या आपका अगर बिजनेस है तो आप ईएमआई ले लीजिए। चलिए अगला एग्जाम्पल आता है, केस ऑफ आशीष। 2 साल पहले आशीष को एक 2 BHK फ्लैट लेना था। BHK का मतलब समझ में आता है? भजक 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 भजक। बी का मतलब बेडरूम, और एच का मतलब हॉल, और के का मतलब किचन। सर वो वॉशरूम वगैरह नहीं है इसमें? अरे वो तो बाय डिफॉल्ट माना जाता है कि रहेगा ही रहेगा। इसने आइडिया ड्रॉप कर दिया बिकॉज इसके पास ना तो कोई पैसा वैसा था प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, और ना ही लोन लेने की इसके पास कोई जुगाड़ पानी था। तो इसने देखा कि भाई द प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी जो ये सोच रहा था 2 साल पहले, नाउ इट हैज गॉन अप। तो इसने सोचा कि काश मैंने अगर होम लोन लेकर वो प्रॉपर्टी खरीद ली होती तो मेरा लोन का अमाउंट विद इंटरेस्ट तो कांस्टेंट ही रहता। व्हाट आई मीन टू से, कि मान लीजिए कि किसी को लेटेस्ट से 50 लाख रुपए का हाउस खरीदना है। बैंक कह रहा है कि भाई 9% पर एनम इंटरेस्ट पे हम आपको लोन दे देंगे। और ये लोन मान लीजिए इसने 20 ईयर्स का ले लिया। कितने ईयर्स का? 20 ईयर्स का। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, कि 50 लाख रुपए, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 20 साल तक इसको पे करना पड़ेगा। मैं एक सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आपको दिखा देता हूं जिससे आपको ये बात और समझ में आ जाएगी। इफ आई आस्क कि भाई 50 लाख रुपीस का 9% कितना होता है, तो आपका जवाब क्या होगा? 4,50,000। और कितने ईयर का लोन है भाई? 20 ईयर्स का। तो 4,50,000 अगर 1 साल का इंटरेस्ट है, मैं सिंपल इंटरेस्ट ले रहा हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट लेके भी आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। तो 1 साल का इंटरेस्ट 4.5 लाख, तो 10 साल का इंटरेस्ट 45 लाख। 20 साल का इंटरेस्ट हो गया 90 लाख। करेक्ट। 90 लाख रुपए इंटरेस्ट और 50 लाख रुपए प्रिंसिपल होम लोन की वैल्यू। कितना हो गया टोटल? 1,40,40 लाख। इसको आप 20 ईयर्स, कहने का मतलब एक ईयर में 12 महीने अगर होते हैं तो 360 महीने से डिवाइड कर दीजिए। तो 1,40,40, 1 2 1 2 3, 1,40,40 लाख को आप डिवाइड करिए 240 महीने से। अप्रोक्सीमेटली 58,000 पर मंथ इसका इंस्टॉलमेंट बन के आएगा। कितना? 58। तो अगर ये 58,000 रुपीज खर्च कर ले हर महीने, तो घर की व्यवस्था हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कंफर्म। और आने वाले टाइम में क्या होगा, जो आज आशीष की सैलरी है वो तो भाई ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी बढ़ेगी। बट क्या बैंक वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% से सीधे 15% कर देंगे? नॉट एट ऑल। कभी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, कभी थोड़ा सा घट जाएगा। ये तो आपको डिसाइड करना है कि फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे लोन लेना है या फ्लोटिंग पे। अब क्वेश्चन अराइजेस कि बच्चे पूछते हैं सर आपकी राय में क्या करना चाहिए? लोन हमेशा फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेना चाहिए। सर ऐसा क्यों? क्योंकि भाई अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो प्रैक्टिकली इट इज ऑलवेज सेड दैट इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी। आप डेवलप भी बोल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम अब इतने गरीब गए गुजरे नहीं है। डेवलपिंग इकोनॉमी में होता क्या है कि भाई कंट्री तरक्की करती है। आज जिस बिजनेसमैन के पास थोड़े कम पैसे हैं कल को ज्यादा आ जाएंगे। XYZ किसी के पास भी आज कम पैसा तो कल को ज्यादा आएगा ही आएगा। और अल्टीमेटली उस पैसे की अवेलेबिलिटी जब उनके पास हो जाएगी तो वो बैंक से बोरो करने नहीं जाएंगे। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आज अगर इंडिया में 10 लाख करोड़ रुपए बैंकों के पास पड़ा हुआ है लेंड करने को, और 1 लाख लोग चले गए, तो आने वाले टाइम में पैसा बैंक के पास जिस स्पीड में बढ़ेगा, बोरोवर्स उस स्पीड में नहीं बढ़ेंगे। डेवलपिंग इकोनॉमी में आने वाले टाइम में लोगों के पास अपने पैसे बहुत कमाई के हो जाते हैं, तो ये लोन पे उतना निर्भर नहीं करते, उतना डिपेंडेंट नहीं रहते। तो आने वाले टाइम में व्हाट विल हैपन कि लोगों की जो बोरोइंग होगी वो थोड़ी सी कम होगी। तो बैंक उन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, आओ आओ हमसे पैसा लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करेगा? कम कर देगा, ऑब्वियस सी बात है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होके मान लीजिए 8.5 हो गया, मान लीजिए कम होके 8 हो गया, मान लीजिए कम होके कल को 6.5% हो गया। आई रिमेंबर 10 साल पहले 15 साल पहले लोग बैंक में एफडी कराने जाते थे, 9.5 पौने 10% इंटरेस्ट बैंक देता था। मेरे पास खुद ही एक 10 साल पहले की एफडी पड़ी हुई है, उस पर 9.25% इंटरेस्ट IDBI बैंक का। बट आज आपको इतना इंटरेस्ट अपने भी नजर ना आए। आज तो मैक्सिमम 6.85 7 से ऊपर तो कहीं मिलेगा ही नहीं आपको। ओके।
तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हाट हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन डेवलपिंग इकोनॉमीज दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलवेज गोज डाउन। तो जो आज आपका इंस्टॉलमेंट 58 का है, हो सकता है कल कोई 55 हो जाए, 57 हो जाए। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। दूसरा एडवांटेज क्या है भाई होम लोन लेने का? आप जो इंटरेस्ट पे करते हैं और जो प्रिंसिपल पे करते हैं अंडर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, आपकी इनकम मान लीजिए लेटेस्ट से 25 लाख रुपए साल है और आपने इंस्टॉलमेंट और प्रिंसिपल मिला के 6 लाख रुपए दे दिया, तो अप टू सर्टेन एक्सटेंट पूरा 6 लाख तो नहीं, हाँ पूरा का पूरा इंटरेस्ट का अमाउंट 2 लाख रुपए तक का एंड प्रिंसिपल अमाउंट आपकी इनकम में से कम हो जाता है और उस पैसे पे आपको टैक्स नहीं देना होता, तो भाई आपको टैक्स का ही बेनिफिट है। प्लस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होम की जो वैल्यू है क्या वो घटेगी? नो भाई, रियल एस्टेट है, जनरली इट इज ऑब्जर्व की वैल्यू बढ़ती है। हाँ, कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस हो सकती हैं जहां घट भी जाए, जहां पे इतने ढेर सारे अपार्टमेंट बन रहे हैं कि कोई खरीदारी नहीं है, तो वहां आपके अपार्टमेंट की वैल्यू नहीं भी बढ़ सकती है, बट जनरली इट इज ऑब्जर्व कि इट गोज अप। फंडामेंटल लॉजिक इज अंडरस्टूड। तो होता क्या है कि स्टार्टिंग में ये आपकी कमाई होती है जो मेरा ऊपर वाला हाथ है, और आप हाउस लोन पे इतना लेटेस्ट से इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, धीरे धीरे आपकी कमाई बढ़ती जाती है बट दिस रिमेन्स कांस्टेंट या घट भी जाता है, तो गैप बढ़ जाता है सेविंग का। तो लोग क्या करते हैं, 20 साल का लोन ले लेते हैं, 5-6 साल तो इंस्टॉलमेंट पे करते रहते हैं। जब लोन लिया था तब तनख्वाह कम थी, कमाई कम थी, 5 साल के बाद कमाई बढ़ गई। जब कमाई बढ़ गई तो उनके बाद और सरप्लस पैसा आ गया, तो उन्होंने लमसम अपने होम लोन को रीपे कर दिया। तो प्रैक्टिकली अगर आपने ठीक ठाक व्यवस्था बनाई है तो आपका होम लोन ये 20-20 साल चलता ही नहीं है, ये 7-8 साल में ही निपट जाता है। खोपड़े में बात गई, क्यों निपट जाता है? आज जब आशीष ने लोन लिया, मान लीजिए इसकी सैलरी है 1 लाख रुपए महीना, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए महीना, और इसका ईएमआई कितना जा रहा है? 58। तो 5 साल बाद भी ईएमआई तो यही रहेगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा नहीं तो, और बढ़ने की तो उम्मीद ही नहीं है। इज दैट क्लियर? और बढ़ा भी तो कोई 9 से 15% नहीं हो जाएगा, 9.25 9.5 ऐसे ही बढ़ता है। तो ईएमआई आज 58 और कमाई 1 लाख, आधा पैसा चला गया। हो सकता है 5 साल बाद आशीष की जो कमाई है ये बढ़ के हो जाए 2.5 लाख रुपए महीना, और ईएमआई विल स्टिल रिमेन 50। तो जब लोन लिया था आधा पैसा ईएमआई में जाता था, आज सिर्फ 20% के आसपास जा रहा है। तो इसके पास पैसे आने वाले टाइम में ज्यादा हो जाएंगे, ये लमसम पैसा बैंकर को कहेगा वापस कर लो अपना होम लोन, मेरे को लोन नहीं चाहिए। तो फर्दर रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से ईएमआई भी कम हो जाएगी, बिकॉज एक साथ ढेर सारा प्रिंसिपल पे बैक कर दिया गया है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। तो दैट्स वाई अगर आप बिजनेस करने के लिए लोन ले रहे हैं, होम के लिए लोन ले रहे हैं, तो ये नुकसान का सौदा नहीं है। सबको ये बात समझ में आ गई? चलिए, सो ही वुड हैव not only saved for the rent he paid but his accommodation and got some tax benefit। तो आज अगर आप होम लोन लेते हैं, ऑब्वियस सी बात है, विल बी टेकन फॉर द पर्पस ऑफ परचेजिंग अ होम ओनली, या हाउस बोल सकते हैं। तो एडवांटेज क्या मिलेगा? आप रह सकते हैं वहां पे, अकोमोडेशन। अगर बड़ी प्रॉपर्टी है तो आप अपने रहने के साथ उसको लेट आउट करके रेंट भी कमा सकते हैं, और अगर छोटी प्रॉपर्टी है रेंट नहीं भी कमा रहे, तो जो आप किराए पे रह रहे थे, 15-20 हजार रुपये महीना किराया दे रहे थे, अब वो भी तो आपका बच जाएगा कम से कम। नहीं समझे बात को? तो मान लीजिए जिसके बाद अपना घर नहीं, सड़क पे तो टेंट लगा के रहेगा नहीं, कैंपिंग करेगा दिन भर। तो नए घर की ईएमआई मेरे एग्जाम्पल में अगर 58 है और आप रेंटेड प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, तो लगभग मान लीजिए 18 से 20 हजार रुपये आप किराया भी दे रहे हैं, तो भाई ये पूरा का पूरा किराया आपको बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? तो ईएमआई आपकी एग्जैक्टली 58 तो बनी नहीं, वो 40-40 के आसपास बन गई। सो वॉज इट वाइज फॉर सतीश टू टेक लोन टू बाय अ सेल फोन? बताइए बच्चों, हाँ या ना? नॉट एट ऑल। एंड इज इट वाइज फॉर आशीष नॉट टू टेक अ लोन? नो। समझ में आ गया? तो होम के लिए लोन खरीदिए, मतलब होम खरीदने के लोन लीजिए, बिजनेस के लोन लीजिए, इट इज वेरी गुड। बट और आप अपने किसी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए अगर लोन वगैरह ले रहे हैं, तो आपसे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई है ही नहीं। तो जितने लोग मैक्सिमम लोन वोन ले लेते हैं, ईएमआई पे चीजें ले लेते हैं, ये अव्वल दर्जे के बेवकूफ होते हैं। खोपड़े में बात गई। जनरली गुजराती लोगों को बोला जाता है, जब उसकी औकात मर्सिडीज खरीदने की होती है, तब कहता है 15-20 लाख रुपए की होंडा सिटी खरीद लो और बाकी पैसा बिजनेस में लगा के उसको ग्रो कर लो। समझ में आ गई बात? तो दोनों आंसर्स नो लिख लीजिए आप, फिर चलते हैं इसके आगे। लेट्स कंटिन्यू फर्दर। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस विल इट बी वाइज टू बोरो? तो यहां पे आपको 3 ब्लैंक्स नजर आ रहे हैं, आप इन 3 को फिल कर दीजिए, फिर मैं अपने आंसर्स आपको देता हूं। तो यू हैव अ मिनट्स टाइम टू फिल अप ऑल दीज 3
then I'll let you know what my viewpoint is. बहुत बच्चों ने आंसर लिखा और लगभग सबके आंसर सही हैं। किसी ने लिखा कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर लो हो तो बोरो कर लेना चाहिए। किसी ने लिखा कि भाई रियल एस्टेट खरीदने के लिए बोरो कर लेना चाहिए। किसी ने लिखा कि जब स्टेबल सोर्स ऑफ अर्निंग हो तो बोरो कर लेना चाहिए। बट सब लोग एक बेसिक बात भूल गए। यहाँ पे सर्कमस्टेंसेस के साथ साथ आपको एक बेसिक पॉइंट बताना है बोरोइंग का, जिसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले बोरो तब करना चाहिए व्हेन द अर्निंग्स फ्रॉम बोरोइंग्स exceed the cost of borrowings। आप उस पर्पस के लिए बोरो करें जहां पे आपकी कमाई ज्यादा हो, बट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट जो भी आप पे कर रहे हैं वो उससे कवर अप हो जाए। खोपड़े में बात गई। सेकेंड पॉइंट, व्हेन वी हैव व्हाट इज कॉल्ड एज स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। खोपड़े में बात गई। खोपड़े में बात गई। तो स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स हो तो आप बोरो कर लें, एंड बोरो फॉर थिंग्स whose value appreciates। तो किसी भी चीज की वैल्यू जब एप्रिशिएट करे तब आप उसको उस चीज के लिए बिल्कुल भी बोरो कर लीजिए। बट जिस चीज की वैल्यू एप्रिशिएट ही नहीं करेगी उसके लिए कभी भी आपको बोरो नहीं करना चाहिए। बातें समझ में आ गई? तो ये तीन सिंपल मैक्सिम्स हैं। तीन बातों को जीवन में याद रखिएगा, कभी भी गलती होगी नहीं आपसे बोरो करने में। कोई कितना भी कहे बगल वाले पड़ोसी ने कुछ भी खरीद लिया, भाड़ में जाने दीजिए उसको। आज नहीं 10 साल नहीं 20 साल बाद मरेगा ही मरेगा फाइनेंशियली। तो बोरो हमेशा तभी करें जब बोरो करने पे जो इंटरेस्ट देना है कमाई उसको कवर अप कर ले। स्टेबल अर्निंग्स होंगी तो रीपेमेंट्स इजीली होते रहेंगे। और हमेशा उन चीजों के लिए बोरो करें जिनकी वैल्यू एप्रिशिएट करे, ना कि डेप्रिशिएट करे। समझ में आ गई बात? कोई क्वेरी किसी की इस पे? चलिए इसको भी लिख लीजिएगा। काव्य जी लिख लिया? पीपल ऑन द हॉट सीट सबने लिख लिया भाई? चलिए आगे चलिए। सो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मोस्ट ऑफ द टाइम, ये मैंने लास्ट लेक्चर में लिया था, आज मैं फिर से इसको टेकअप कर रहा हूं। आपको इस तरह के एडवर्टाइजमेंट्स नजर आते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 0%, इंटरेस्ट रेट फ्लैट 5%, एडवांस ईएमआई 0% इंटरेस्ट। तो चलिए हम पहले इसकी बात करेंगे फिर आगे चलेंगे। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 0% इंटरेस्ट के केस में क्या आपको नजर आता है? मान लीजिए कि आपने एक बाइक परचेज करनी है, एंड बाइक का मतलब टू व्हीलर, अब थ्री व्हीलर तो बोलूंगा नहीं, ठीक है। और जो टू व्हीलर की आपकी कॉस्ट है इट इज से ₹1,00,000। कंपनी कह रही है इंटरेस्ट रेट इज 0%, इंटरेस्ट रेट इज 0%, और 6 मंथ्स का आपका ईएमआई बन जाएगा। आपको प्रोसेसिंग फी देनी पड़ेगी। कितनी देनी पड़ेगी? ₹2,000। ठीक। अब इंसान बहुत खुश हो गया क्योंकि उसने प्रोसेसिंग फीस के बारे में तो सुना ही नहीं। उसने सिर्फ ये देख लिया कि 6 महीने में पूरा पेमेंट करना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 0%। और अब ये 6 महीने में आपको पेमेंट करना कैसे है? मान लीजिए हम बात करते हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। हो गए भाई 6 महीने। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। पहला इंस्टॉलमेंट आप पे करेंगे अप्रैल 1 को, दैट इज जब आप बाइक की डिलीवरी लेने जाएंगे। और कंपनी बड़ी चतुर है और आपसे कहेगी कि भाई हमको 20,000 रुपए तो आज ही दे दीजिए। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। इसके बाद वो आपसे 5 अलग अलग चेक ले लेगी। आई रिपीट, कितने चेक ले लेगी? 5 चेक वो आपसे ले लेगी, ठीक है। और हर चेक कितने रुपए का होगा? 16,000 रुपीज का। आप कह रहे हैं सर कहाँ लगा इंटरेस्ट, उतना ही तो है। देखिएगा ध्यान से अभी। तो आपने कितने चेक दे दिए कंपनी को? 5। एक चेक कितने रुपए का है? 16,000। तो 16 5 80 हो गया। और 20,000 रुपए आपने अप्रैल 1 को जिस दिन बाइक लेने गए उस दिन दे दिया। तो एक्चुअली थोड़ी अकल अगर हम प्रयोग कर लें तो 1,00,000 रुपए की बाइक पे 20,000 तो आपने तुरंत कैश डाउन पे कर दिया। फंडिंग लोनिंग आपको कितने की हुई? सिर्फ 80,000 रुपए की। कितने की? 80,000। और वो भी मई जून जुलाई अगस्त, 4 महीने के लोन दिया उन्होंने आपको, 6 महीने के लिए नहीं दिया है। क्योंकि आज आपने 1 अप्रैल को बाइक ली
तो एक पेमेंट तो आपने आज ही कर दिया। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तो स्टार्टिंग में पैसा दे देंगे। तो इफेक्टिवली पैसा कितने महीने के लिए आपने यूज किया? 4 महीने के लिए 80,000 रुपए का इस्तेमाल आप करेंगे। कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बट प्रोसेसिंग फीस कितनी है? 2,000। मैथ्स आती होगी सब बच्चों को? मैथ्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए भाई, तो अगर एक छोटा सा मैथ्स का कैलकुलेशन करें कि भाई 2,000 रुपए 80,000 का कितना प्रतिशत होता है, तो मैथमेटिकली हमारा जवाब हमेशा आ जाएगा 1212, 1212। 20/8 कितना होता है भाई? 20/8, 2.5%। 2,000 रुपए 80,000 का कितना प्रतिशत होता है? 2.5%। ये पूरे कैलकुलेशन में जो लोनिंग हुई है, ये कितने महीने की हुई है भाई? 4 मंथ। यूनिटरी मेथड भी आता होगा सब बच्चों को, कि 4 महीने में अगर 2.5% है, तो 12 महीने के लिए ये कितना होगा? तो इट इज 2.5/4 × 12। भैया 7.5% इंटरेस्ट हो गया, जो आपको धोखे में रखकर कितना बताया जा रहा है? 0%। और है कितना? 7.5, क्योंकि आपको मैथ्स ही नहीं आती है। तो फाइनेंस की मैथ्स ऐसी चलती है। दुनिया में 99% लोग ऐसे ही बेवकूफ आजकल बनाए जा रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 0%, प्रोसेसिंग फीस 2,000 रुपए। इज दैट क्लियर? सर कहीं कहीं तो लिखा होता है एडवांस ईएमआई दीजिए, 0% इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ, बहुत जगह ऐसा होता है। एडवांस ईएमआई मतलब 3 महीने में आपको पूरा पेमेंट कर देना है, बट 0% इंटरेस्ट है। 0%। ध्यान से गाइडलाइंस को पढ़िएगा। 199 रुपए प्लस 18% जीएसटी, 217 रुपए 60 पैसे तो आपको चिपका ही दिए जाएंगे इन द नेम ऑफ प्रोसेसिंग फीस। और 1% मान लीजिए प्रोसेसिंग फीस कहीं जीरो भी हो गई, क्रेडिट कार्ड वगैरह पे, व्हाट इज द क्रेडिट कार्ड पढ़ेंगे, उसके बारे में भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो वहां पे भी आपकी इतनी इंड्यूस्ड बाइंग करा दी जाती है, इतनी चीजें आपको खरीदवा दी जाती हैं जिसकी आपको कोई जरूरत होती नहीं है। एसबीआई वाले कह रहे हैं, आईसीआईसीआई वाले कह रहे हैं हमारा क्रेडिट कार्ड ले लो, हर महीने 2 टिकट पीवीआर का फ्री मिलेगा। अरे भैया टिकट फ्री मिलेगा, वहां जाके मुंह में सेलो टेप लगा तो बैठोगे नहीं? समझ में आ गया? 270 रुपए का चोरों का बर्गर तो खाएंगे ही खाएंगे। पॉपकॉर्न की बाल्टी, बाबा रामदेव का टॉयलेट वाटर 1 लीटर वाला कोल्ड ड्रिंक जिसको बोलते हैं, तो 1,000 1,200 का तो खाने पीने का सामान ले लोगे। तो 1,200 रुपए का सामान एक्चुअली है कितने का? 100 रुपए का। तो 1,100 कंपनी ने आपसे प्रॉफिट कमाया, कंपनी इसी प्रॉफिट में बैंक के साथ अपना शेयरिंग कर लेगी। तो आप उन चीजों को खरीद लेते हैं 0% देखकर जिनकी आपको कोई जरूरत ही नहीं है। तो क्या आज के बाद आप 0% को जीरो समझेंगे? नो, जीरो इज अ ह्यूज हीरो एक्चुअली। खोपड़े में बात गई। अब ये फ्लैट इंटरेस्ट क्या होता है ये भी आपको बता रहा हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब भी आप लोन वगैरह लेते हैं तो दो तरह का इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है बच्चों। एक होता है फ्लैट और एक होता है रिड्यूसिंग बैलेंस। यहां पे भी बड़ी कहानी है। क्या कहानी है आपको बता रहा हूं, पहले आप ये 0% की कहानी समझ गए तो इस एग्जाम्पल को नोट डाउन कर लें, ताकि अगली बार कहीं पे भी 0% देखें या किसी को दिखाएं तो उसको बताएं कि ये 0% नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जरूर है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? चलिए कॉपी कर लें इसको फास्ट। कॉपीड एवरीबॉडी? चलो तो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं ये फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट और रिड्यूसिंग बैलेंस की कहानी क्या होती है। फिर आप बताएंगे कि भाई सबसे बेस्ट बोरोइंग क्या होती है। रेडी एवरीबॉडी? चलिए, तो सुनना स्टार्ट करिएगा। इसके लिए मैं एक स्क्रीन और शेयर कर रहा हूं, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज रिड्यूसिंग बैलेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड व्हाट इज फ्लैट इंटरेस्ट। तो पहले फ्लैट की बात कर लेते हैं और फिर रिड्यूसिंग बैलेंस की बात कर लेंगे, ठीक है? चलिए, तो हेडिंग लिख लें, फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट की कहानी मेरी जुबानी क्या बोली जाती है। रेडी एवरीबॉडी? चलो एक एग्जाम्पल लिखो सब बच्चे। मिस्टर एक्स बॉट a house for ₹50 lakh at 8% per annum interest, being flat rate of interest for a period of
हाँ भाई लिखिए, फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, कंप्यूट EMI। रेडी टू अंडरस्टैंड दिस? चलिए, तो अब आप मेरे को ये बताएंगे कि भाई 50 लाख रुपए का 8% कितना होता है? 4 लाख। फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, कितना इंटरेस्ट आ गया भाई? 20 लाख। तो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये मैथ सबको आती है। 50 लाख प्लस 20 लाख, टोटल बिकम्स हाउ मच? 70 लाख। और कितने साल का आपने लोन लिया हुआ है बच्चों? 5 years का। तो 5 years में कितने मंथ्स हो गए? 60 महीने। तो 70 लाख को हम डिवाइड कर देते हैं 60 से। 70 लाख डिवाइडेड बाय 60, लगभग 1,16,700 रुपए की EMI बनेगी। कितने की? 1,16,700 रुपए की आपकी EMI बनेगी, अगर आप 5 साल का इंटरेस्ट लेते हैं। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? फ्लैट। लॉजिक समझ में आ गया? तो आपने 50 लाख का 8%, 4 लाख रुपए निकाला, 5 साल के लिए 20 लाख, प्रिंसिपल 50, इंटरेस्ट 20, 70, 60 महीने में पे करना है। तो हर महीने कितना पे करेंगे? 1,16,700। कोई प्रॉब्लम यहां तक समझने में? इसको समझ में आ गया? चलिए, सेम एग्जांपल लेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि जो आपका रिड्यूसिंग बैलेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहां पे अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई होगा? लेट अस अंडरस्टैंड। रिड्यूसिंग बैलेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहां पे भी 8% ही एक्चुअली में, और 5 years के लिए ही है। इज दैट क्लियर? तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कितने का आपका लोन है बच्चों? कितने का लोन है? 50 लाख का। इज दैट क्लियर? मैं कैलकुलेशन को उतना आसान नहीं करूंगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट रखूंगा इसको। मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं कि आपको समझ में ना आए, आपको समझ में आ जाएगा। कितने ईयर्स में पे करना है? 5 लाख। तो मान के ये चलते हैं कि फर्स्ट ईयर में आपका आउटस्टैंडिंग ड्यूज 50 लाख रुपए होगा। आप 50 लाख रुपए को हर साल प्रिंसिपल के नाम पे मान लेते हैं कि इक्वली पे करेंगे। इज दैट क्लियर? तो पहले साल आपकी खोपड़ी पे बोझ कितना है? 50 लाख। उसमें से 10 लाख का प्रिंसिपल आप पे कर देंगे मान लीजिए, तो कितना बचेगा? 40 लाख। तो सेकेंड ईयर आपकी खोपड़ी पे बोझ कितना है? 40 लाख। फिर आपने 10 लाख का प्रिंसिपल पे कर दिया तो बोझ कितना है? 30 लैक्स। फिर आपने 10 लाख रुपए का प्रिंसिपल पे कर दिया तो बोझ कितना है आपके ऊपर? 20 लाख। और फिर 10 लाख रुपए पे कर दिया तो पांचवें ईयर में बोझ कितना है? 10 लाख। अब ये थोड़ा सा गलत इसलिए है क्योंकि मैंने बोला कि हर साल आप 10-10 लाख का प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट होगा पे करेंगे। बट बैंक ऐसे नहीं कैलकुलेट करता। बैंक कैलकुलेट करता है कि पहले साल के पहले महीने में आपने कुछ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दिया, तो सेकंड मंथ में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो थोड़े कम प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होगा, क्योंकि पहले महीने का प्रिंसिपल आप पे कर चुके हैं। तो वो बहुत बड़ा कैलकुलेशन बन जाएगा। वो मेरे को 60 कैलकुलेशन आपको करके दिखाने पड़ेंगे। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे रख दिया है। बात समझ में आ रही है? पक्का? तो अब पहले साल 50 लाख रुपए का 8% कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा भाई? 4 लाख। आपने इस साल कुल मिला के कितना पेमेंट करना है? 54 लाख रुपए का। हाउ मच चिल्ड्रन? 54 लैक्स का। ठीक है? तो 54 लाख को आप कैलकुलेट करेंगे, बट 54 लाख का पेमेंट नहीं करना है। क्यों नहीं पेमेंट करना सर? अरे भाई 50 लाख टोटल आउटस्टैंडिंग था, 10 ही तो पे करना है। तो अब आप 50 लाख रुपए में 4 लाख रुपए आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, और 10 लाख आपका प्रिंसिपल हो गया। टोटल आप पेमेंट कितना करेंगे? 14 लाख इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। तो 14 लाख को अगर हम 12 महीने से डिवाइड कर दें तो ये अगेन आएगा कितना? ये सेम वैल्यू आएगी 1,16,700। तो अब आपने 10 लाख का प्रिंसिपल पे कर दिया 50 लाख में से, तो कितना प्रिंसिपल बचा? 40 लैक्स। 40 लैक्स का 8% कितना होता है भाई? 3,20,000। 10 लाख रुपए प्रिंसिपल। टोटल आप इस साल में कितना पे करेंगे? 13,20,000। तो 13,20,000 को डिवाइड कर देंगे 12 से, तो आपकी EMI इस साल कितनी आ जाएगी? 1,10,000 रुपए की। फिर आपने
40 लाख में से 10 लाख का प्रिंसिपल पे कर दिया, कितना बचा? 30 लाख रुपए। इज दैट क्लियर? 30 लाख का 8% कितना होता है भाई? 2,40,000। 10 लाख रुपए का प्रिंसिपल हो गया, टोटल कितना देंगे आप? 12,40,000 डिवाइडेड बाय 12। तो 12,40,000 को 12 से डिवाइड कर दें तो आपकी मंथली ईएमआई आएगी 1,03,000 की। फिर आपने 30 लाख में से 10 लाख पे कर दिया तो कितना बच गया? 20 लाख। 20 लाख का 8% कितना होता है? 1.6 लाख। 10 लाख आपका प्रिंसिपल, तो टोटल आप कितना पे करेंगे? 11,60,000। 11,60,000 रुपए इफ बीइंग पेड, आई रिपीट 11,60,000 रुपए 12 महीने में पे करेंगे तो लगभग एक महीने की ईएमआई कितने रुपए की आएगी? 97,000। 20 लाख में से 10 लाख प्रिंसिपल पे कर दिया, कितना बचा? 10 लाख। इंटरेस्ट 8%, 80,000। 10 लाख का प्रिंसिपल, टोटल पे करना है 10 लाख, 80,000 12 महीने में। तो एक महीने की ईएमआई कितनी बनेगी भाई? 10,80,000 अपॉन 12, एक महीने की ईएमआई बनेगी 90,000 की। तो अब इसमें सिर्फ गलती इतनी है कि मैंने जो पूरे एनुअल कैलकुलेशन को कर लिया, तो मैंने आपको 5 कैलकुलेशन दिखाए, एक्चुअली ये 60 कैलकुलेशन होंगे। 12 फर्स्ट ईयर के लिए, 12 सेकेंड ईयर के लिए, एंड सो ऑन। अंडरस्टैंडिंग? तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इतने में लोगों को ये बात बस समझ में आनी है कि फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा होता है या रिड्यूसिंग बैलेंस। हमेशा बोरोअर के लिए रिड्यूसिंग बैलेंस इंटरेस्ट बेटर होता है। बट बैंक वाले पब्लिक को चीट कैसे करते हैं वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं कि आपको बैंक के झांसे में जरा भी नहीं फंसना है। 2 बार झांसी घूम लीजिए बल्कि। इज दैट अंडरस्टूड? आप ध्यान से बातों पे गौर फरमाइएगा। यहां पे इंटरेस्ट अमाउंट कितना था बच्चों? 20 लाख। यहां पे इंटरेस्ट अमाउंट कितना है जरा देख लेते हैं। 4 लाख प्लस 320 कितना हो गया भाई? 720। 720 प्लस 240 कितना हो गया भाई? 960 प्लस 80 कितना हो गया भाई? 1040। 1040 प्लस 160 इज 12 लाख। देखिए कारस्तानी, एक बैंक कह रहा है आओ आओ 8% इंटरेस्ट, दूसरा कह रहा है आओ आओ 8% इंटरेस्ट। आपने कहा आओ आओ नहीं, पहले बताओ बताओ कि तुम्हारा 8% रिड्यूसिंग बैलेंस है कि तुम्हारा 8% फ्लैट है। जो 8% फ्लैट रेट बोल रहा है उसका इंटरेस्ट 20 लाख है, जो 8% रिड्यूसिंग बैलेंस बोल रहा है उसका इंटरेस्ट 12 लाख रुपए है। कितना है? 12 लाख। तो 8% देखना है या सिस्टम भी देखना है? सिस्टम देखिए कि रिड्यूसिंग बैलेंस है या प्लांट है। हर पानी आरओ का पानी नहीं होता है, समझ में क्या? देखने में सब पानी ट्रांसपेरेंट लगता है, उसके अंदर बैक्टीरिया मॉलिक्यूल क्या है वो आपको चेक करना पड़ेगा टीडीएस मीटर से। अब यहां पे बैंक चीट कैसे करते हैं बात इसकी आती है। ये बैंक वाले कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहे थे आपको लेफ्ट साइड में? 8%। और ये राइट वाले भी कितना बता रहे थे? 8%। बट इनका 8% 12 लाख आता है, इनका 8% 20 लाख। अभी तो मैंने ईयर ईयर का कैलकुलेशन किया है, अगर हर महीने में प्रिंसिपल माइनस करता तो ये 12 लाख की बजाय 9 ही 9.5 लाख रुपए आता। ये भी बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कैसे बैंक वाले बेवकूफ बनाएंगे। व्हाट इज द हाउस लोन अमाउंट दैट यू आर गोइंग टू बोरो? 50 लाख। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है? 12 लाख। चलिए, तो अब आपको बैंक वाले पता है क्या बोलेंगे? आइए, हाउस लोन अवेलेबल एट 2.4% पर एनम इंटरेस्ट। आप कहेंगे अरे ये 8% ले रहे हैं, ये 2.4 ले रहे हैं, ये कौन है? ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ये कौन है सर? ये है HDFC बैंक। मैं किसी बैंक को डिफेम नहीं कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। अच्छा, अपना भी नाम लिख लेता हूं, संकट मोचन बैंक। चलिए, तो अब अगर HDFC कह रहा है आओ हमारे यहाँ 2.4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और SBI बोल रहा है हमारे यहाँ 8% है, तो आपको कहां जाना चाहिए? कहीं भी चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनका 8% रिड्यूसिंग बैलेंस है। 50 लाख के लोन पे टोटल 5 साल में कितने इंटरेस्ट का मत्था टेकेंगे आप? 12 लाख। HDFC वालों ने एक IIM से MBA वाले को पकड़ा और उसने कहा कि भाई कस्टमर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा दो। HDFC बैंक का जनरल मैनेजर जो हायर करने गया था IIM के स्कॉलर को, कह रहा पगला गए हो क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेंगे बैंक को चूना लग जाएगा, नुकसान हो जाएगा। कह रहा यही तो आपने पढ़ाई नहीं की, आप पढ़े हुए नॉर्मल यूनिवर्सिटी से, मैं IIM से पढ़ के आया हूं। 50 लाख रुपए में 8% रिड्यूसिंग बैलेंस के हिसाब से SBI अपने कस्टमर से कितना वसूलेगा? 12 लाख।
तो आईएएम के स्टूडेंट ने कहा भैया 12 लाख रुपए 50 लाख का कितना प्रतिशत होता है? तो बैंक वाले बोले भाई ये तो बड़ा आसान कैलकुलेशन है, इट इज 12 लाख अपॉन 50 लाख। जस्ट होल्ड ऑन, 12 1 2 1 2 3 अपॉन 50 1 2 1 2 3, हाँ, इंटू 100। यस, कुछ ये गड़बड़ है कैलकुलेशन, बट आएगा ये 50 1 2 1 2 3 इंटू 2.4%। जस्ट होल्ड ऑन, चलिए बच्चों, इट्स करेक्ट, सही था। बस एक चीज मैं देखना भूल गया था, सॉरी। सो लेट्स कम बैक, ये 2.4 नहीं है, द आंसर इज 24%। कितना? और ये जो 24% है ये 5 साल में है, तो एक साल का इफेक्टिव रेट कितना बनेगा? 4.8। हाँ, गॉट दिस भाई, मैं सोच रहा था कहां पे मैं गलती कर रहा हूं, एक पैरामीटर मिस हो रहा था। तो अब एसबीआई वाले 50 लाख रुपए पे अपने कस्टमर से कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं? 8%। एचडीएफसी कह रहा है जरा एसबीआई के कस्टमर को पकड़ के लाओ। तो आईएम के स्टूडेंट ने बोला भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा दो। तो एचडीएफसी के जनरल मैनेजर कहेंगे कि भाई अगर घटा देंगे तो बैंक का बाजा बच जाएगा। कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, हम कस्टमर को 12 लाख रुपए इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। कितने लोन पे? 50 लाख। हम भी 8% कैलकुलेट करेंगे रिड्यूसिंग बैलेंस पे। टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 12 लाख। और उसको लोन कितने का दिया? 50 लाख। सिंपल क्लास 3 की मैथ्स, 12 लाख रुपए 50 लाख का कितना परसेंट होता है? 24%। कितने साल में 24% लेना है आपको? 5 साल में। तो एक साल का कितना हो गया? 4.8। तो एचडीएफसी ने पूरे शहर में बैनर लगवा दीजिए, हमारे पास होम लोन लेने आइए, अपने सपनों का महल खरीदिए 4.8% इंटरेस्ट पे। एसबीआई कह रहा है 8%। तो जब आप शहर में बैनर देखेंगे एडवर्टाइजमेंट, एसबीआई 8 और एचडीएफसी 4.8, कहां जाएंगे? एचडीएफसी। एसबीआई वालों का दिमाग खराब हो गया, ये कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है? ये 8% है भाई, हमने 8% लेना है, आरबीआई का नॉर्म है। तो एचडीएफसी कैसे 4.8 पे दे रहा है? अरे है उनका भी 8, सिर्फ दिखाने का तरीका है। इनका 4.8 फ्लैट है और इनका 8% रिड्यूसिंग है। तो कहने का मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस का 8 और फ्लैट का 4.8 कम्स डाउन टू सेम वैल्यू। इनको भी 12 लाख रुपए मिलेगा इंटरेस्ट और इनको भी 12 लाख मिलेगा। इन्होंने भी 50 लाख लेंड किया, इन्होंने भी 50 लाख लेंड किया। तो ये 12 लाख रुपए इंटरेस्ट लेंगे 50 लाख पे, टोटल 24% 5 सालों में। तो इफेक्टिवली एक साल में कितना लेंगे? 4.8%। तो सिर्फ इनका प्रेजेंटेबल मैथमेटिक्स है, इनका प्रेजेंटेबल मैथमेटिक्स नहीं है। तो मैथ से ज्यादा आपको प्रेजेंटेबल मैथमेटिक्स सीखनी है। तो फाइनेंस मैथ्स की मार्केटिंग कर रहा है यहाँ पे। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। तो कस्टमर देखेगा यार यहाँ पे 4.8 है, चलो यही ले लेते हैं लोन, यहाँ पे तो 8% है, बट है एक्चुअली यहाँ पे भी 12 लाख और यहाँ पे भी 12 लाख। समझ में आ गया? वही मैं सोच रहा था 2.4 तो आएगा नहीं, मेरे से गलती कहाँ हो रही है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि 12 लाख रुपए तो 5 साल में है, 50 लाख पे। तो टोटल कितना इंटरेस्ट देंगे? प्रिंसिपल का 24%। कितने सालों में? 5 साल में। तो एक साल में इफेक्टिव कितना आएगा? 4.8। तो आप 50 लाख का 4.8% निकालिए और 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12 लाख रुपए आ जाएगा। करके देख लीजिए एक बार, मैथ सारी की नहीं आ रही है? 50 1 2 1 2 3 इंटू 4.8%, हाँ, 2,40,000 इंटू 5, 12 लाख रुपए आ रहा है। लॉजिक समझ में आ गया? पक्का? तो अब इसको तोते की तरह रट मत लीजिएगा कि जो फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट में इंटरेस्ट आएगा, रिड्यूसिंग में उसका जस्ट डबल हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा ईयर्स कितने हैं। टाइम पीरियड जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा, ये वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा होगा और ये वाला हमेशा कम। तो अगर दोनों जगह 8% है तो रिड्यूसिंग में जाइए, फ्लैट में मत जाइए। बट अगर रिड्यूसिंग में 8 है और फ्लैट में 4.8 है तो दोनों का मतलब एक ही होता है। लॉजिक समझ में आया? तो ये सारी चीजें वो विदेशी कंट्रीज से आई है, अमेरिका यूके वगैरह से, जहां पे इस तरह की मार्केटिंग पॉलिसीज पिछले 50 साल से चल रही हैं। तो हमने तो इंडिया में इसको 10-12 साल पहले ही देखा है। फंडामेंटल लॉजिक इज अंडरस्टूड वेल? पक्का? तो बस यही फायदा होता है ठीक से पढ़ने में और ठीक से ना पढ़ने में। तो ये बात तो सबको पता है, फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, रिड्यूसिंग हमेशा कम होगा। बट अगर फ्लैट रेट का परसेंटेज कम है और रिड्यूसिंग का ज्यादा है, तो आप बैंक से लोन लेने से पहले पूछिए भैया पूरी स्टेटमेंट दो कि 5 साल में कितना इंटरेस्ट लोगे। ये भी बोले 12 लाख और ये भी बोले 12 लाख,
तो अगर यहां पे दोस्त हैं तो यहां लोन लीजिए, यहां पे दोस्त हैं तो यहां पे लोन ले लीजिए। समझ में आ गई कहानी? पक्का? तो कॉपी कर लीजिए इसको। दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन फ्लैट एंड रिड्यूसिंग बैलेंस। तो समझ गए रिड्यूसिंग बैलेंस और फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट की कहानी भाई। तो फ्लैट में हमेशा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए और रिड्यूसिंग में हमेशा ज्यादा। और अगर ये 4.8 की जगह बैंक थोड़ा सा बढ़ा दे, कितना कर दे, 5%, देखिए फर्क कितना आ जाएगा। 50 लाख का 5% 2.5 लाख रुपए होता है, और 5 साल के लिए 12.5 लाख। और यहां पे 8% पे कितना पड़ रहा है आपको, 12। और 5% पे कितना पड़ रहा है, 12.5। आपकी खोपड़ी चकरा जाएगी, ये कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ज्यादा कैसे हो गया? क्योंकि सिस्टम फ्लैट रेट है। प्लस इसके अंदर की बात, बैंक वाले प्रोसेसिंग फीस लेते हैं 25,000 रुपए, 30,000 रुपए। किस बात की प्रोसेसिंग फी? सर वो थोड़ा कागज वागज बनवाना पड़ता, हम सब बनवा के लेंगे, परेशान ना हो तुम। तो ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात भाई? चलिए। सो विच वन ऑफ द above is best to borrow? Always borrow on reducing balance method। समझ में आ गया? Why does any business enterprise lend money? To have gains from borrowing। किसी भी तरह का गेन हो सकता है, बिजनेस का प्रॉफिट हो सकता है, कुछ भी आप बोल सकते हैं इसको। खैर मेन जो आज का हमारा लेक्चर था वो इसी पे था कि 0% इंटरेस्ट में कहीं फंसना नहीं है, और हमेशा फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट में फंसना नहीं है। हमेशा कौन सा इंटरेस्ट रेट आपको अप्लाई करना है, रिड्यूसिंग। और उसमें भी चेक कर लो टोटल इंटरेस्ट कितना पड़ेगा। पता लगा रिड्यूसिंग में 5% है, और स्ट्रेट लाइन, अरे इसमें फ्लैट में 5 है, और रिड्यूसिंग में इट इज 8। तो यहां पे रिड्यूसिंग पे 12 लाख पड़ेगा और फ्लैट पे 12.5। तो आप जाइए रिड्यूसिंग के लिए ही। तो जब भी लोन लें हमेशा उस बैंकर से, इंस्टीट्यूशन से पूछें, भाई पूरी स्टेटमेंट बना के दो कि 5 साल 10 साल में टोटल प्रिंसिपल कितना हमें देना है, तुम्हें कितना इंटरेस्ट देना है, टोटल कैलकुलेट करिए क्या फाइनेंशियल बर्डन आपके ऊपर आएगा। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड। अगले लेक्चर में ये बात भी सिखाऊंगा कि हमेशा लोन लॉन्ग पीरियड के लिए लीजिए। क्यों सर? उसमें तो इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। बस यही तो मिथ है आपका। लीजिए लॉन्ग पीरियड के लिए, 20 साल के लिए, और पे उसको 7-8 साल में ही कर दीजिए। सर ये कैसे होगा? सिखाया जाएगा, परेशान बिल्कुल मत होइए। क्योंकि जब आप लोन छोटे टाइम के लिए लेते हैं, मान लीजिए आपने 50 साल का लोन लिया, 50 लाख का लोन लिया 20 साल के लिए, और मैंने 50 लाख का लोन लिया 5 साल के लिए, तो हर महीने मेरा पेमेंट ज्यादा होगा। ओवरऑल इंटरेस्ट मैं आपसे कम दूंगा, और आपका पेमेंट हर महीने कम होगा। तो आपके पास कैश ज्यादा बचा रहेगा, उसका म्यूचुअल फंड कराते जाओ। 4-5 साल में म्यूचुअल फंड मार्केट तो 12% से पैसे को बढ़ाएगी, लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो इतना बढ़ेगा नहीं, लमसम आप वापस कर सकते हैं। कैसे होगा बताऊंगा, परेशान मत होइएगा। तो हमेशा लेना लॉन्ग टेन्योर के लिए चाहिए, और उसको पे बीच में जल्दी कर देना चाहिए। गॉट इट क्लियर? तो अगेन ये एक स्टोरी लिखी है जो मैंने आपको समझाई। टोटल इसने लिया 1200 रुपए इंटरेस्ट पे लोन, 10% 120 रुपए इंटरेस्ट, टोटल कितना पे करना पड़ेगा, 1320, डिवाइडेड बाय 12। ईएमआई कितने की आई, 110 रुपए की। दिस इज फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट? फ्लैट। और आप अगर थोड़े से अकल का प्रयोग कर ले तो यहां पे आपको रिड्यूसिंग बैलेंस नजर आ रहा है। रिड्यूसिंग बैलेंस मिला सबको? मिला सबको? यहाँ पे इंस्टॉलमेंट हर महीने सेम है। हाउ इट इज कैलकुलेटेड, अगेन ये बात भी आपको समझ में आ जाएगी। सबको फ्लैट वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई? फ्लैट रेट सबको समझ में आ गया? आंसर, फ्लैट रेट सबको समझ में आ गया? चलिए। तो रिड्यूसिंग बैलेंस में 1200 रुपए पे 10% कैलकुलेट हुआ एक महीने के लिए। कितना आ गया आपका इंटरेस्ट का अमाउंट, 10 रुपए, और प्रिंसिपल कैलकुलेट करने के बाद इंस्टॉलमेंट 105 रुपए की बनी। अब बकाया पैसा कितना जिसपे इंटरेस्ट अगली बार कैलकुलेट होगा, 1104 रुपए 50 पैसे। इस पे 10% 11 महीने के लिए कैलकुलेट होगा, आया 9 रुपए 20 पैसे। तो अगेन ये कैलकुलेशन का सिस्टम है जो मैंने आपको अभी भी सिखाया था। आपको ये कैलकुलेट करना है कि आपके सारे इंस्टॉलमेंट्स 105 रुपए 50 पैसे के हिसाब से हैं, तो 12 महीने में आप कितना पैसा दे डालेंगे, 1266।
और यहां पे आपने 12 महीने में कितना पैसा दे दिया, 1320। तो फ्लैट रेट में 1320 देना पड़ रहा है और रिड्यूसिंग बैलेंस में 1266 देना पड़ रहा है। कौन सा बेटर हुआ भाई, रिड्यूसिंग बैलेंस। लॉजिक समझ में आ गया। अब आप कहेंगे सर ये कैलकुलेट कैसे हुआ, ये तो कैलकुलेशन ही बड़ा अजीबोगरीब है। यस, 1200 रुपए का 10% एक महीने के लिए कितना आएगा, एकदम सिंपल मैथ अप्लाई कर लेते हैं जरा। 1200 रुपीज इंटू 10/100 इंटू 1/12, ऐसे ही कैलकुलेट होता है ना भाई। 0 0 बन गया हीरो। कितना है इंटरेस्ट, 10 रुपए आ गया, 10 रुपए। गॉट इट क्लियर। अब इंस्टॉलमेंट है 105 रुपए 50 पैसे का। बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा क्योंकि ये कैलकुलेशन आप समझ नहीं पाएंगे। 105 रुपए 50 पैसे कैसे आए ये मैं बाद में बताऊंगा आपको, बस पहले आप इसको देखिए। नजर आ रहा है 105 रुपए 50 पैसे। इसमें 10 रुपए तो आपका इंटरेस्ट हो गया, तो सिर्फ प्रिंसिपल कितना बचा, 95.5। तो 1200 रुपए में 95.5 आपने प्रिंसिपल दे दिया, तो आपका पेंडिंग अमाउंट कितना बचा, 1104 रुपए 50 पैसे। अगले महीने 1104 रुपए 50 पैसे का 10% कैलकुलेट होगा एक महीने के लिए, जो कि कितना आएगा, 9 रुपए 20 पैसे। फिर आपको इंस्टॉलमेंट कितना पे करना है, 105 रुपए 50 पैसे का, जिसमें 9 रुपए 20 पैसे आपका इंटरेस्ट जुड़ा है। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू, 96.3। 1104 रुपए 50 पैसे में 96.3 आपने प्रिंसिपल दे दिया, कितना प्रिंसिपल पेंडिंग है, 1008। अब आप कहेंगे सर ये वैल्यू कैसे बनी, दीज आर कंप्यूटराइज्ड कैलकुलेशंस। वो कंप्यूटर एडजस्ट करके कैलकुलेट करता है, वो एक्सेल शीट का एक्चुअली फॉर्मूला है। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड। नहीं तो अगर आप इस तरह से देखेंगे, सर 1200 रुपए देना है, 10 रुपए इंटरेस्ट है, टोटल कितना हो गया, 1210। कितना हो गया, 1210। ठीक है। अब 1210 रुपए में कैसे डिसाइड हो कि 105 रुपए 50 पैसे का इंस्टॉलमेंट बने। अगेन एज आई टोल्ड, इट्स अ कंप्यूटराइज कैलकुलेशन, उसको मैनुअली करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसीलिए आजकल बैंक्स जब आपको इंटरेस्ट पे लोन वगैरह देते हैं, तो आपने देखा होगा हर महीने उनका इंस्टॉलमेंट सेम रहता है। आई रिपीट, इंस्टॉलमेंट सेम रहता है। बट पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था। एक चीज को आपको और ध्यान देना पड़ेगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारे इंस्टॉलमेंट्स कितने रुपए के हैं, 105 रुपए 50 पैसे। इस 105 रुपए 50 पैसे में इंटरेस्ट कितना जुड़ा है, 10 रुपए, और प्रिंसिपल 95। लास्ट वाले 105 रुपए 50 पैसे में इंटरेस्ट कितना जुड़ा है, सिर्फ 87 पैसे, और प्रिंसिपल कितना है, 104 रुपए 63 पैसे। कहने का मतलब बैंक स्टार्टिंग में इंटरेस्ट आपसे ज्यादा लेता है और प्रिंसिपल कम, एंड में इंटरेस्ट बहुत कम हो जाता है, प्रिंसिपल बहुत ज्यादा। तो स्टार्टिंग में हमारे इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल वैल्यू इज लेस एंड इंटरेस्ट वैल्यू इज मोर। आप कहेंगे कैसे सर, 10 रुपए कम होता है कि ये कम होता है। अरे आप प्रोपोर्शनेटली देखिए, 105 रुपए में स्टार्टिंग में इंटरेस्ट कितना लिया जा रहा है, 10। लास्ट में 105 में इंटरेस्ट कितना लिया जा रहा है, 87 पैसा। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट स्टार्टिंग में ज्यादा होता है और एंड में कम। सर ऐसा क्यों होता है, बैंक जानबूझ के ऐसा सिस्टम बनाता है कि अगर आप भागेंगे तो बाद में भागेंगे ना, तो स्टार्टिंग में उनकी ज्यादा कमाई उनको इंटरेस्ट के नाम पे मिल जाए। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। तो ये जो 105 रुपए 50 पैसे है, आई रिपीट 105 रुपए 50 पैसे, इसका एक तरीका होता है कैलकुलेट करने का, मैं आपको भी दिखा रहा हूं। बट अल्टीमेटली ये जो कैलकुलेशन है ये कंप्यूटर से हुआ हुआ है। कैसे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए बोरो किया बैंक से, हाउ मच, एट 10% पर एनम इंटरेस्ट, और आपको 4 ईयर्स में पे करना है। कितने ईयर्स में, तो आप 1 लाख को 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, कितना आएगा, 25,000। ठीक है। तो पहले साल 1 लाख का 10% कितना इंटरेस्ट हुआ, 10,000। अब 1 लाख में 25 पे कर दिया, कितना बचा, 75,000। 75,000 का इंटरेस्ट कितना हो गया, 7,500। 10% 7,500 हुआ, तो 25,000 का प्रिंसिपल और 7,500 का इंटरेस्ट। फिर आपने 25 पे कर दिया, कितना बचा, 50,000। इसका इंटरेस्ट कितना आएगा, 5,000, और प्रिंसिपल 25। फिर 25 पे कर दिया तो बचा कितना आपका प्रिंसिपल, 25,000। 10% इज 2,500।
तो ये हुआ 35,000 पहला इंस्टॉलमेंट, 32,500 का दूसरा इंस्टॉलमेंट, 30,000 का तीसरा इंस्टॉलमेंट और 27,500 का चौथा। सारे ईएमआई फर्क हो गए, सारे ईएमआई फर्क हो गए। इज दैट क्लियर? तो अगेन हमको तो यहां पे नजर क्या आ रहा है भाई, हमारे सारे ईएमआई सेम है। तो ये सर कैसे कैलकुलेट होगा? चलिए इसके लिए भी एक कैलकुलेशन आपको दिखाता हूं। हमने प्री डिसाइड कर लिया कि हमारा ईएमआई 30,000 का होगा। कितने का? तो 1 लाख रुपए पे 10% इंटरेस्ट कितना बना? 10,000। टोटल वैल्यू इज 110। इसमें से 30,000 पे कर देंगे। व्हाट इज द बैलेंस लेफ्ट? 80। फिर इसका 10% कितना आया? 8,000। फिर 30,000 पे कर देंगे, बैलेंस लेफ्ट इज 58,000। फिर इस पे 5,800 रुपए इंटरेस्ट बना। फिर 30,000 पे कर देंगे। तो यहां पे आपको नजर आ रहा होगा कि हमारी ईएमआई बराबर हो रही हैं। तो पहले 30,000 में इंटरेस्ट है 10,000, दूसरे 30,000 में इंटरेस्ट है 8,000, तीसरे 30,000 में इंटरेस्ट है 5,800। नाउ द क्वेश्चन इज हु इज गोइंग टू डिसाइड कि ये ईएमआई सेम होंगी? अगेन वी नीड कंप्यूटराइज कैलकुलेशंस फॉर दिस। तो यहाँ पे काफी पैरामीटर्स लगते हैं, तो आप उसमें परेशान ना हो। आपको बस ये बात समझनी है कि दोनों एग्जाम्पल में 12,1200 रुपए, दोनों एग्जाम्पल में 10-10% रेट ऑफ इंटरेस्ट था। वहां देना पड़ा 1,320, यहां कितना देना पड़ रहा है? 1266। तो रिड्यूसिंग बैलेंस हमेशा बेटर है या फ्लैट रिड्यूसिंग बैलेंस? इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? तो 105 में इंटरेस्ट एलिमेंट 10 और यहां 105 में इंटरेस्ट एलिमेंट 87। इंटरेस्ट एलिमेंट 30,000 में 10,000, इस वाले 30,000 में 8,000, इस वाले 30,000 में 5,800। तो ईएमआई तो हर महीने सेम है, बट इंटरेस्ट गोज ऑन डिमिनिशिंग। समझ में आई बात? पक्का? तो इतने पूरे ज्ञान में आपको कोई कंप्यूटर का प्रोग्राम नहीं बनाना है। तो आपके लिए एज अ फाइनेंशियली लिटरेट पर्सन बस दो बातों को ध्यान देना है। कभी भी फ्लैट रेट के चक्कर में नहीं पड़ना, हमेशा रिड्यूसिंग बैलेंस। सर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्क हो, जैसे आपके एग्जाम्पल में था, यहां पे फ्लैट रेट है 4.8 और यहां पे रिड्यूसिंग बैलेंस 8, हाँ तो यहां पे सेम हो गया। तो बेस्ट इज स्टेटमेंट निकलवाइए, पूछिए प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट निकाल के दो। कभी कभी एजेंट बैंक का चीट करेगा, सर अभी तो आपने लोन लिया ही नहीं, कैसे आपकी स्टेटमेंट बन जाए? सब बन जाती है, सॉफ्टवेयर में सब कुछ होता है कि हमको क्लाइंट को बताना है कि प्रोजेक्टेड कितना प्रिंसिपल पे करेंगे और कितना इंटरेस्ट, तो सब मिलता है आपको। सिर्फ आपको कागज पता होना चाहिए कौन सा चाहिए। तो प्रोजेक्टेड इंटरेस्ट स्टेटमेंट विल टेल यहां पे भी 12 लाख देना है और यहां पे भी, तो किसी से भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझे बात को या बिल्कुल भी नहीं समझे बात को? समझ गए? चलिए, सो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या होता है सबको पता लग गया। तो अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे स्टील मनी, प्लास्टिक मनी। ओके, चलिए आज की सेवा यही होती है समाप्त।